नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में एक किस्सा है राजेश खन्ना और आशा पारेख की सुपर डुपर हिट फिल्म कटी पतंग का। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको कटी पतंग के बनने की कहानी सुनाएंगे। साल 1970 का दौर हिंदी सिनेमा के इतिहास का गोल्डन पीरियड माना जाता है। इसी दौर में एक तरफ राजेश खन्ना लगातार सुपरहिट फिल्मों की ऐसी श्रृंखला दे रहे थे जिसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती, तो दूसरी तरफ निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत अपने करियर के सबसे शानदार दौर में थे। साल 1969 में आई आराधना ने राजेश खन्ना को देश का पहला सुपरस्टार बना दिया था। मेरे सपनों की रानी, कब आएगी तू, रूप तेरा मस्ताना, ये वो गीत थे जो हर गली मोहल्ले में गूंज रहे थे। आराधना की अभूतपूर्व सफलता के बाद शक्ति सामंत जानते थे कि अगर उन्हें फिर कोई बड़ी फिल्म बनानी है तो उसकी कहानी भी उतनी ही दमदार होनी चाहिए। और इसी तलाश में उनकी नज़र लोकप्रिय उपन्यासकार गुलशन नंदा के चर्चित उपन्यास कटी पतंग पर पड़ी। ये उपन्यास खुद अमेरिकी लेखक कॉर्नेल वोलरिच के प्रसिद्ध उपन्यास मैरिड ए डेड मैन से प्रेरित रूपांतरण था, जिसे गुलशन नंदा ने भारतीय सामाजिक परिवेश के अनुरूप ढाल दिया था और यह उपन्यास बहुत बिका था। शक्ति सामंत को कहानी का सबसे मजबूत पक्ष यह लगा कि इसकी नायिका हीरोइन परिस्थितियों के कारण एक ऐसी पहचान अपनाने पर मजबूर हो जाती है जो उसकी अपनी नहीं होती। एक झूठ से शुरू हुई जिंदगी धीरे धीरे सच और झूठ के बीच उलझती चली जाती है। इसमें रोमांस भी था, सामाजिक संदेश भी, भावनात्मक संघर्ष भी और रहस्य का हल्का स्पर्श भी। शक्ति सामंत ने तय कर लिया कि यही उनकी अगली फिल्म होगी। फिल्म की कहानी और पटकथा पर गुलशन नंदा और व्रजेंद्र गौड़ ने मिलकर काम किया और डायलॉग्स में इमोशनल्स को का जो एंगल होता है, इमोशनल एंगल, उसे प्राथमिकता दी गई, भावनाओं को प्राथमिकता दी गई ताकि दर्शक हर किरदार से जुड़ सके। शुरुआत में ये चर्चा रही कि फिल्म की नायिका के लिए शर्मिला टैगोर पहली पसंद रही, लेकिन उस समय उनकी निजी परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं हो पाया। दरअसल उन्हीं दिनों उन्होंने शादी की थी और कई और हीरोइंस के साथ भी बातचीत चल रही थी, लेकिन कोई भी इस फिल्म में, चूंकि हीरोइन का किरदार ऐसा था कि उसे कोई ग्लैमरस रोल नहीं था, पूरी फिल्म में सिर्फ एक सफ़ेद साड़ी में नजर आना था। शर्मिला टैगोर ने ऑफर ठुकराया और ये मौका आशा पारेख के पास आया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया और उसके बाद तो फिल्म ने कामयाबी के झंडे गाड़ ही दिए। जब आशा पारेख को यह भूमिका मिली तो आशा पारेख ने न सिर्फ इस चुनौतीपूर्ण किरदार को स्वीकार किया बल्कि अपने शानदार अभिनय से इसे अमर बना दिया और इसी फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। राजेश खन्ना को फिल्म में कमल सिन्हा का किरदार मिला। यह उस समय के पारंपरिक हीरो से बिल्कुल अलग था। कमल एक संवेदनशील, खुश मिजाज और सच्चा इंसान है जो एक ऐसी महिला से प्रेम कर बैठता है जिसकी पूरी जिंदगी एक बड़े रहस्य पर टिकी होती है। राजेश खन्ना इस किरदार में अपनी सहज मुस्कान, रोमांटिक अंदाज और भावनात्मक अभिनय का ऐसा मेल दिखाते हैं कि दर्शक एक बार फिर उनके दीवाने हो गए। फिल्म की दूसरी सबसे बड़ी ताकत उसका संगीत बना। आर डी बर्मन ने संगीत दिया और आनंद बख्शी ने गीत लिखे। किशोर कुमार की आवाज और राजेश खन्ना की स्क्रीन प्रेजेंस का जादू फिर ऐसा चला कि ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, या फिर ये जो मोहब्बत है, या आज ना छोड़ेंगे, या फिर ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, ये जिंदगी है क्या कटी पतंग है। इन गीतों ने हमेशा के लिए इस फिल्म को अमर कर दिया। और दिलचस्प बात यह है कि जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, ये गीत किशोर कुमार ने नहीं बल्कि मुकेश ने गाया था और बहुत लोकप्रिय हुआ। और उसका भी एक किस्सा है कि शूटिंग जिस दिन होनी थी उस दिन किशोर कुमार मौजूद नहीं थे और परिस्थितियां कुछ ऐसी थीं कि गीत को तभी रिकॉर्ड किया जाना था।
लिहाजा किशोर कुमार की जगह ये इकलौता गाना फिल्म में है जिसमें मुकेश ने अपनी आवाज दी, और इस गीत को मुकेश ने अमर कर दिया। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। फिल्म की शूटिंग का एक बड़ा हिस्सा नैनीताल, रानीखेत और नटराज स्टूडियो में शूट हुआ। राजेश खन्ना की लोकप्रियता उस समय इतनी जबरदस्त थी कि नैनीताल में शूटिंग के दौरान हजारों प्रशंसक उन्हें देखने उमड़ पड़े। और हाल के एक संस्मरण में आशा पारेख याद भी करती हैं कि भीड़ इतनी बेकाबू हो गई थी कि स्थिति को संभालना मुश्किल हो गया था। फिल्म कटी पतंग की शुरुआत एक बहुत भावुक और नाटकीय माहौल से होती है। कहानी की नायिका माधवी, जिसके किरदार में आशा पारेख है, एक पढ़ी लिखी, संस्कारी और आत्मसम्मान वाली लड़की है। उसके माता पिता उसका विवाह एक संपन्न परिवार में तय कर देते हैं, लेकिन माधवी किसी और युवक से प्रेम करती है। प्रेम में अंधी होकर वो अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध घर छोड़ देती है। उसे लगता है कि जिससे वो प्यार करती है वही उसकी पूरी दुनिया है, लेकिन घर छोड़ने के बाद उसे सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसका प्रेमी उसे अपनाने से ही इनकार कर देता है। वो साफ कर देता है कि वो शादी की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है, और एक ही पल में माधवी के सारे सपने बिखर जाते हैं। अब उसके पास ना अपना घर बचता है और ना ही वो व्यक्ति जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया था। टूटी हुई माधवी बिना किसी मंजिल के रेलवे स्टेशन पहुंचती है। वो तय नहीं कर पाती कि अब कहां जाए, और इसी दौरान ट्रेन में उसकी मुलाकात एक बीमार और गर्भवती महिला पुष्पा से होती है। बातचीत के दौरान दोनों के बीच अपनापन पैदा हो जाता है। पुष्पा अपने ससुराल जा रही होती है, लेकिन उसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही होती है। सफर के बीच अचानक एक दुर्घटना होती है। पुष्पा की मौत हो जाती है और मरने से पहले वो अपने छोटे बच्चे और परिवार की चिंता करते हुए माधवी का हाथ पकड़ती है। यह सीन फिल्म के सबसे मार्मिक सीन्स में से एक है, और यहीं से कहानी सबसे बड़ा मोड़ लेती है। परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि माधवी को लोग ही पुष्पा समझ लेते हैं, क्योंकि वो पुष्पा बनकर ही पुष्पा की ससुराल जाती है। पहले तो वो ये सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उसके पास लौटने के लिए कोई घर नहीं है। दूसरी ओर जिस परिवार में उसे लाया गया है, वहां सब लोग उसे अपनी बहू मानकर गले लगा रहे हैं। बुजुर्ग सास, छोटा बच्चा और पूरा परिवार उसके आने से खुश हो जाता है। माधवी का दिल दुविधा में पड़ जाता है। वो सोचती है कि अगर सच बता देगी तो इस परिवार की खुशियां टूट जाएंगी और उसका अपना जीवन भी पूरी तरह बिखर जाएगा। आखिरकार वो मजबूरी में पुष्पा की पहचान स्वीकार कर लेती है। धीरे धीरे वो इस नए परिवार का हिस्सा बन जाती है। सबसे अधिक लगाव उसे उस मासूम बच्चे से हो जाता है जो उसे अपनी मां समझकर हर समय उसके साथ रहता है, और माधवी भी उसे सच्चे मन से प्यार करने लगती है। लेकिन उसके मन में हर समय एक डर बना रहता है कि अगर कभी उसकी असली पहचान सामने आ गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और यही डर पूरी फिल्म में उसके कैरेक्टर का सबसे बड़ा संघर्ष बन जाता है। इसी दौरान कहानी में प्रवेश होता है कमल, यानी राजेश खन्ना का। कमल परिवार का करीबी और खुशमिजाज युवक है। वो पहली ही मुलाकात में माधवी की सादगी, उसके व्यवहार और उसकी संवेदनशीलता से प्रभावित हो जाता है। उसे महसूस होता है कि इस महिला की आंखों में कोई गहरा दर्द छिपा हुआ है। कमल उससे प्यार करने लगता है, लेकिन माधवी अपने अतीत और झूठी पहचान की वजह से उससे दूरी बनाए रखती है। वो जानती है कि अगर उसने अपने दिल की बात मान ली तो एक दिन सच सामने आने पर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और यहीं से फिल्म एक साधारण प्रेम कहानी से आगे बढ़कर भावनात्मक संघर्ष की कहानी बनती है। एक तरफ कमल का सच्चा प्रेम है, दूसरी तरफ माधवी का अपराध बोध, और तीसरी तरफ वो परिवार जो उसे बहू मानकर जी रहा है। दर्शक हर पल ये सोचता है कि आखिर ये झूठ कब तक चलेगा और जब सच्चाई सामने आएगी तब क्या होगा। अब तक माधवी अपनी नई पहचान के साथ जीना सीख चुकी होती है।
वो उस घर की बहू बनकर पूरे परिवार की जिम्मेदारियां निभा रही है। सास उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगती हैं और छोटा बच्चा उसे अपनी असली मां समझकर उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाता। माधवी भी उस बच्चे से इतना जुड़ जाती है कि उसे लगता है कि जैसे यही उसका अपना बेटा हो। लेकिन उसके मन में हर समय एक डर छिपा रहता है। अगर कभी सच्चाई सामने आ गई तो इस मासूम बच्चे का क्या होगा, उस परिवार का क्या होगा जिसने उस पर आंखें बंद करके भरोसा किया है। और इधर कमल यानी राजेश खन्ना का प्यार दिन ब दिन गहरा होता जाता है। कमल एक ऐसा इंसान है जो किसी की बाहरी सुंदरता से ज्यादा उसके मन की अच्छाई को महत्व देता है। उसे लगता है कि माधवी की आंखों में एक गहरा दर्द छिपा है जिसे वो किसी से कह नहीं पा रही। वो बार बार उससे पूछता है कि आखिर उसे किस बात का डर है, लेकिन माधवी हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर बात टाल देती है। वो जानती है कि अगर उसने सच बता दिया तो कमल भी उससे नफरत करने लगेगा। इसी दौरान फिल्म का सबसे बड़ा मोड़ आता है। माधवी का अतीत उसका पीछा करते हुए उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो व्यक्ति जिसने कभी उसे प्यार के नाम पर धोखा दिया था, अचानक उसकी जिंदगी में फिर लौट आता है। उस व्यक्ति के किरदार में है प्रेम चोपड़ा। वो माधवी को पहचान लेता है और समझ जाता है कि वो अब किसी दूसरे परिवार में किसी और की पहचान लेकर रह रही है। उसे माधवी की मजबूरी का पता चल जाता है और वो इसी बात का फायदा उठाने की कोशिश करता है। वो उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। वो धमकी देता है कि अगर उसकी बातें नहीं मानी गई तो वो पूरे परिवार के सामने उसकी असली पहचान खोल देगा। अब माधवी के सामने दो रास्ते होते हैं। एक तरफ सच बोलकर सब कुछ खो देना और दूसरी तरफ झूठ का बोझ उठाकर पूरी जिंदगी डर में जीना। वो कई रातें रोते हुए बिताती है और उसे लगता है कि उसकी एक गलती की सजा अब उस पूरे परिवार को मिल सकती है जिसने उसे बिना किसी सवाल के अपना लिया। और उधर कमल को भी महसूस होने लगता है कि कोई ना कोई बात तो जरूर है जो माधवी उससे छिपा रही है। वो कई बार उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार माधवी उससे दूर चली जाती है। कमल को यह दूरी समझ नहीं आती और उसे लगता है कि शायद माधवी उसे पसंद नहीं करती। लेकिन सच ये होता है कि माधवी उससे बहुत प्यार करने लगती है। वो सिर्फ इसलिए अपने प्यार का इजहार नहीं करती क्योंकि उसे डर है कि सच सामने आने के बाद कमल का दिल टूट जाएगा। इसी बीच फिल्म में कई बेहद भावुक दृश्य आते हैं। एक तरफ कमल अपने प्यार को पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, दूसरी तरफ माधवी हर पल अपने झूठ और अपने अंतर्मन के बीच लड़ रही है। आशा पारेख ने इन सीन्स में को इतना सशक्त इसमें अभिनय किया है कि दर्शक उनके दर्द को महसूस करने लगे। और यही वजह है कि इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला। फिल्म का संगीत भी इस भावनात्मक संघर्ष को और गहरा बना देता है। जब माधवी अकेली बैठकर अपने भाग्य को कोसती है तब गीत आता है, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, ये जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है। और ये गीत जैसे उनके मन की पूरी स्थिति को शब्द दे देता है। वहीं दूसरी ओर राजेश खन्ना पर फिल्माया गया प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, ये कमल के निश्चल प्रेम सच्चे प्रेम को दर्शाता है। आर डी बर्मन का संगीत और आनंद बख्शी के बोल कहानी के साथ इतने स्वाभाविक ढंग से चलते हैं कि गीत कहानी का ही हिस्सा लगता है। और अब कहानी अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी है। ब्लैकमेल बढ़ता जा रहा है, कमल सच्चाई जानने के करीब पहुंच चुका है और माधवी के लिए अपने अतीत को हमेशा छिपाए रखना लगभग असंभव हो गया है। और दर्शक भी यही सोचने लगता है कि आखिर कब ये राज खुलेगा, और जब खुलेगा तब क्या कमल माधवी को स्वीकार करेगा या उससे हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। कहानी अब अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है। माधवी को ब्लैकमेल करने वाला व्यक्ति लगातार उसका जीना मुश्किल कर देता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब वो इस झूठ को ज्यादा दिनों तक छिपा कर नहीं रख सकती। दूसरी तरफ कमल भी समझ जाता है कि माधवी के मन में कोई ऐसा राज है जो उसे हर पल अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। और आखिर एक दिन वो समय आ ही जाता है जब माधवी फैसला करती है कि अब वो सब कुछ सच सच बता देगी। वो कमल और पूरे परिवार के सामने अपने अतीत का एक एक पन्ना खोल देती है।
वो स्वीकार करती है कि वो इस घर की असली बहू नहीं है। वो बताती है कि कैसे प्रेम में धोखा खाने के बाद परिस्थितियों ने उसे एक ऐसी पहचान अपनाने पर मजबूर कर दिया जो उसकी अपनी नहीं थी। वो ये भी कहती है कि उसने किसी लालच या संपत्ति के लिए ऐसा नहीं किया था, बल्कि उसके पास जीने का कोई दूसरा सहारा ही नहीं बचा था। सच्चाई सुनकर पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि माधवी ने सब कुछ खो दिया, लेकिन तभी फिल्म का सबसे भावुक और यादगार सीन आता है। कमल माधवी की तरफ बढ़ता है और कहता है कि इंसान की पहचान उसके अतीत से नहीं, बल्कि उसके वर्तमान और उसके चरित्र से होती है। उसने इस घर को संभाला, एक मासूम बच्चे को मां का प्यार दिया और कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। इसलिए उसकी एक मजबूरी को अपराध नहीं माना जा सकता। कमल का यह फैसला फिल्म का सबसे बड़ा संदेश बन जाता है। सच्चा प्रेम इंसान की गलतियों से नहीं, उसके दिल की अच्छाइयों से जुड़ा होता है। परिवार भी धीरे धीरे माधवी की मजबूरी को समझने लगता है। जिस बच्चे को उसने अपना सब कुछ दिया था वो उसके गले लग जाता है और फिल्म का अंत तो बहुत भावुक है। दर्शक महसूस करते हैं कि जीवन में कई बार परिस्थितियां इंसान से ऐसे फैसले करवा देती है जिसे वो खुद भी नहीं सही मानता, लेकिन अगर उसका मन साफ हो तो अंततः सच और प्रेम की ही जीत होती है। यही भावनात्मक अंत दर्शकों के दिलों में उतर गया और सिनेमाघरों में लोग इस क्लाइमैक्स पर भावुक हो उठते हैं। फिल्म की सफलता में जितना योगदान कहानी और अभिनय का था, उतना ही योगदान इसके संगीत का भी था। आर डी बर्मन ने ऐसा संगीत दिया जो आज भी सदाबहार माना जाता है। आनंद बख्शी के लिखे गीतों को किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मुकेश और आशा भोसले ने अपनी आवाज दी। ये शाम मस्तानी, प्यार दीवाना होता है, ये जो मोहब्बत है, आज न छोड़ेंगे बस हम जोली, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, या फिर मुकेश का जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, आज भी हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम अध्याय का हिस्सा माने जाते हैं। खासकर प्यार दीवाना होता है और ये शाम मस्तानी, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा बहुत रोमांटिक छवि को राजेश खन्ना की मजबूत करते हैं। शूटिंग के दौरान भी कई दिलचस्प किस्से सामने आए। नैनीताल में ये शाम मस्तानी की शूटिंग के समय राजेश खन्ना की जो लोकप्रियता थी वो इतनी ज़बरदस्त थी कि हजारों प्रशंसक शूटिंग की देखने पहुंचकर भीड़ बहुत बढ़ गई। पुलिस को व्यवस्था संभालनी पड़ी और कई बार शूटिंग रोकनी पड़ी क्योंकि लोग सिर्फ एक झलक पाने के लिए पेड़ों, छतों और पहाड़ियों तक पर चढ़ गए थे। आशा पारेख ने बाद के दिनों में एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने अपने करियर में शायद ही किसी अभिनेता के लिए ऐसी दीवानगी देखी हो। फिल्म के निर्देशक शक्ति सामंत का मानना था कि खटी पतंग की सबसे बड़ी ताकत उसकी नायिका का कैरेक्टर है, इसलिए उन्होंने कहानी में भावनाओं को सबसे ज्यादा महत्व दिया। राजेश खन्ना ने भी कभी ये कोशिश नहीं की कि फिल्म सिर्फ उनके इर्द गिर्द घूमे, और यही वजह थी कि आशा पारेख का किरदार बहुत मजबूत बनकर उभरा और उन्हें इस भूमिका के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने शानदार प्रदर्शन किया और ये साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल रही और सिल्वर जुबली के साथ ये फिल्म आज भी याद की जाती है। आपने अगर ये फिल्म देखी हो और आपको कोई गीत दिल में उतर गया हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। हमारी पसंद का गाना है मुकेश का गाया, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।